हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर टेस्ट 2 करने वाले हैं। उसका जो 51 से 100 क्वेश्चन आपको हम यहाँ पर करवाने वाले हैं। सभी क्वेश्चन को डिटेल में करवाने वाले हैं, तो आपको अच्छा लगेगा। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं बिना किसी देरी के, पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग तीनों वीडियो को नहीं देखे हैं, आगे जो टेस्ट सीरीज हुआ है उनका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप प्लेलिस्ट से ओपन करके देख सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा में अभ्यास तकनीक का उपयोग है। जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा में क्या करते हैं कि आप अभ्यास करते हैं। आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे सैन्य अभ्यास के बारे में आप पढ़ते होंगे कि जो ये सैन्य अभ्यास होता है, ये क्या होता है। जैसे अभी क्या था, एक सैन्य अभ्यास हुआ था अभी जो रिसेंट में सैन्य अभ्यास चल रहा था। जब ईरान की जहाज सैन्य अभ्यास करके अपने देश लौट रही थी, तो अमेरिका ने क्या किया था, उस पर बम गिरा दिया और सभी लगभग 80 सैनिक मारे गए। जो कि ये पूरी तरह से गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पूरी तरह से उसमें भाग तो ले नहीं रहे थे, वो सिर्फ अभ्यास करने आए थे। अभ्यास करने से कि अभ्यास करने के बाद अपने देश लौट रहे थे, वो ना कि डायरेक्ट इन्वॉल्व थे उस युद्ध में। ठीक है, तो अमेरिका ने उस पर बम गिरा दिया। वो हिंद महासागर की बात है। और वहां पर क्या हुआ, वहां पर वो सब मारे गए। ठीक है, तो वही होता है, सभी देश क्या मिलकर करते हैं, अभ्यास। तो क्या करते हैं, इसमें होता क्या है, यह मिसाइलों के परीक्षण के लिए एक हवाई लक्ष्य टारगेट ड्रोन है। तो चाहे जो मिसाइल हो, चाहे जो देश की उस देश की क्षमता रहती है, उसको क्या करते हैं, वो लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और उसको को परीक्षण करते हैं। जो भी उनकी मिसाइलें कुछ भी रहती हैं, तो उसका परीक्षण करते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब हम आपको बताएंगे यहाँ पर कुछ जो आपके सैन्य अभ्यास हैं, उनके बारे में थोड़ा सा याद रख लेंगे। कम से कम दो चार सैन्य अभ्यास तो याद ही कर लेंगे। यहाँ पर देखते हैं शक्ति अभ्यास। अब हम यहाँ सिर्फ ये बताएंगे कि ये शक्ति जो अभ्यास है, ये किनके किनके बीच होता है। तो शक्ति अभ्यास किनके किनके बीच होता है, तो ये शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। ठीक है, तो भारत और फ्रांस के बीच शक्ति अभ्यास होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। एक अभ्यास बहुत बार पूछा जाता है, नोमैडिक एलिफेंट। याद रखेंगे, नोमैडिक एलिफेंट। ठीक है, तो नोमैडिक एलिफेंट किसके किसके बीच होता है, तो नोमैडिक एलिफेंट आपको भारत और मंगोलिया के बीच देखने के मिलेगा। भारत और मंगोलिया के बीच देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी में सब हम करवा देते हैं। ठीक है, जो भी आपका चीजें रहता है, वो आपको यहीं पर हम एक्सप्लेनेशन में ही आधी चीजें क्लियर कर देते हैं, ताकि आपको रिवीजन अलग से न करना पड़े। हो गया। एक आपने बहुत अच्छा बार पढ़ा होगा, डस्ट लिक। ठीक है, डस्ट लिक, जो डस्ट लिक सैन्य अभ्यास है, ये किसके किसके बीच होता है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। ठीक है, डस्ट लिक। डस्ट लिक के बाद कौन सा याद रखेंगे, टाइगर ट्रम्प। याद रख लेंगे, क्या याद रख लेंगे, टाइगर और टाइगर ट्रम्प। याद ट्रम्प है। अब देखिए यहाँ पर ट्रम्प याद आ रहा है ना, तो ट्रम्प भारत और अमेरिका हो जाएगा। तो भारत और अमेरिका, ऐसे याद रखेंगे, भारत और अमेरिका का। एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है खंजर। खंजर किसके बीच याद रखेंगे, भारत और किर्गिस्तान। भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है कौन सा सैन्य अभ्यास, खंजर सैन्य अभ्यास भारत और इसके बीच होता है। खंजर के बाद आपको वरुण याद रखना होगा। शक्ति अभ्यास याद रख लेंगे, इसी में वरुण भी याद रख लेंगे। वरुण भी आपका भारत और फ्रांस के बीच होता है, वरुण अभ्यास। ठीक है, तो वरुण किसके बीच होता है, इसी के बीच में होता है। एक होता है, इंपॉर्टेंट है, सूर्य किरण। सूर्य किरण अभ्यास किसके बीच होता है, तो सूर्य किरण जो अभ्यास सैन्य अभ्यास है, ये किसके बीच होता है, तो सूर्य किरण जो सैन्य अभ्यास है, ये भारत और नेपाल के बीच होता है। भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण सैन्य अभ्यास होता है। ठीक है, एक होता है एक्वेरियन। ठीक है, एक्वेरियन, एक्वेरिन। ठीक है, एक्वेरिन किसके बीच होता है, तो भारत और मालदीव। भारत, जैसे मालदीव लोग जाते हैं किस लिए,
मतलब वहाँ पर छोटे छोटे टापू बने रहते हैं, ठीक है। तो यह भारत और मालदीव, मालदीव, ठीक। तो भारत और मालदीव के बीच में किसके कौन सा अभ्यास होता है? तो भारत और मालदीव के बीच में एक्वेरियन होता है, ठीक है। धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन, तो धर्म गार्जियन किसके बीच होता है? गार्जियन, ठीक है। तो घर धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच होता है। तो भारत और जापान के बीच होता है धर्म गार्जियन। इतना तो सैन्य अभ्यास याद ही रखना होगा, ठीक है। कौन सा है? इतना तो आपको याद ही रखना होगा। एक याद रख लेंगे, इंद्र किसके बीच में होता है? इंद्र भारत और रूस के बीच होता है, भारत और रूस के बीच में होता है इंद्र, ठीक है। भारत और रूस के बीच में क्या होता है? ये इंद्र, ठीक है। एक याद रखेंगे, हरिमऊ, हरिमऊ, हरिमऊ किसके किसके बीच में होता है? तो हरिमऊ भारत और मलेशिया के, भारत और मलेशिया के बीच में होता है। ये हरिमऊ याद रख लेंगे, ठीक है। भारत और मरु, वरुण याद रख लेंगे, गरुड़ होता है। गरुड़ किसके बीच होता है? तो याद रख लेंगे भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है, ठीक है। इंडोनेशिया के बीच में होता है गरुड़। जब गरुड़ पूछे तो भारत इंडोनेशिया, वरुण पूछे तो भारत और फ्रांस, वरुण, ठीक है। तो जब वरुण पूछे तो भारत और फ्रांस के बीच में याद रख लेंगे। जब गरुड़ पूछे तो भारत और इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ याद रखें, इंडोनेशिया गरुड़। हरिमऊ भारत और मलेशिया के बीच में, इंद्र भारत और रूस के बीच में, धर्म गार्जियन भारत जापान के बीच में, एक्वेरियन भारत मालदीव के बीच में, खंजर भारत किर्गिस्तान के बीच में, टाइगर ट्रम्प भारत और अमेरिका के बीच में, डस्ट लिक भारत उज्बेकिस्तान के बीच में, नोमैडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया के बीच में, शक्ति अभ्यास भारत फ्रांस के बीच में। इतना तो आपको याद ही करना है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या करा है। इसी तरह हम क्या करते हैं, आपको चीज़ें पढ़ाते हैं ताकि आपको क्या हो, पुरानी जो चीज़ें हैं और उसको याद कर लीजिए, जो नई चीज़ें मिल रही उसको याद कर लीजिए। तो आपका क्या होगा, उससे आपका रिवीजन बना रहेगा, ठीक है। मेन चीज होता है पेपर में, क्या होता है? रिवीजन। अगर आप रिवीजन करते हैं तो कोई भी पेपर होगा आपका टेकल हो जाएगा, ठीक है। करें, मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? करें, मोहम्मद जो गोरी है वो किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? तो आपको याद रहे होना चाहिए, यहाँ पर दो लड़ाई मेन चली थी, ठीक है। कौन सी लड़ाई चली थी? तो दो लड़ाई बहुत मेन चली थी जो यहाँ पर थे। एक तराइन का प्रथम युद्ध चला था और एक कौन सा चला था? तराइन का दूसरा युद्ध चला था। तो दोनों याद रख लेंगे, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन के दूसरे युद्ध के बारे में। तराइन के प्रथम युद्ध में क्या हुआ था? उसमें पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। किसको? मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था? हरा दिया था। लेकिन तराइन का जो दूसरा युद्ध था उसमें क्या किए थे? पृथ्वीराज चौहान उसमें खुद ही हार गए थे। क्या कहे थे? पृथ्वीराज चौहान उसमें खुद ही हार गए थे। अब ये कब कब हुआ था? तो 1151 की बात है। इसमें क्या हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें मोहम्मद गोरी क्या था? ये मोहम्मद गोरी यहाँ पर हार गया था और पृथ्वीराज चौहान क्या हुए थे? इसमें जीत गए थे, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान क्या हुए थे? ये जीत गए थे। लेकिन 1192 की बात होती है, फिर तराइन का दूसरा युद्ध होता है, ठीक है। कौन सा? तराइन का दूसरा युद्ध, जिसमें गोरी की क्या होती है? गोरी ये जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान क्या होते हैं? ये हार जाते हैं। तो जिससे क्या होता है, भारत में अगर देखा जाए तो यहीं से क्या होता है, जो तुर्क होते हैं यही यहाँ से ही डोमिनेट करना शुरू कर दिए, ठीक है। तो ये कारण है, मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ? तो 1191 में ये पराजित हुआ, ये याद रख लेंगे बस। इससे ज्यादा यहाँ पर कुछ नहीं याद करना है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। कह रहे बंगाल की खाड़ी में चक्रवात ज्यादातर किस माह में आते हैं? देखिए ये आपका जो टेस्ट सीरीज है ये तो पूरा मतलब आपको बुक में दिया है, उसका मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ले लिया है। क्योंकि क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन कर सकूँ चीज़ों को।
नहीं तो मैं वैसे भी करवा सकता था। ठीक है, करें बंगाल की खाड़ी में चक्रवात ज्यादातर किस माह में आते हैं? करें जो चक्रवात आता है बंगाल की खाड़ी में वो ज्यादातर किस माह में आते हैं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में जो ज्यादा चक्रवात आते हैं वो मतलब किस माह में आते हैं? तो याद रखिएगा, वो आपके अक्टूबर और नवंबर माह में, क्या याद रख लेंगे, वो ज्यादातर जो आपके चक्रवात होते हैं वो आते हैं अक्टूबर और नवंबर महीने में आते हैं। अब देखिए इसके पीछे रीजन क्या होता है, इसके पीछे रीजन जान जाइए तो आपको याद हो जाएगा। जो समुद्र का तापमान होता है अक्टूबर नवंबर महीने में, वो 27 डिग्री से, जब 27 डिग्री याद रख लेंगे, 27 डिग्री से अधिक रहता है, जो चक्रवात बनने के लिए एक अनुकूल ऊर्जा देता है। ठीक है, तो पहला क्या याद रख लेंगे, जो समुद्र का तापमान होता है 27 डिग्री से अधिक होता है, जो क्या करता है, चक्रवात बनने के लिए अनुकूल ऊर्जा प्रोवाइड करता है। दूसरा क्या होता है रीजन, क्या किस लिए, तो याद रख लेंगे, मानसून की वापसी इस समय होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है वो वापस लौट रहा होता है। क्या कर रहे हैं कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है वो अक्टूबर नवंबर महीने में वापस लौट रहा होता है, जिससे क्या होता है, हवा की जो दिशा होती है, हवा की दिशा ये चेंज हो जाती है, जिससे क्या होता है, निम्न दाब बनने लगते हैं और चक्रवात में बदल जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हवा इधर चला गया, ठीक, इधर जा रहा है, अब इधर जा रहा है ऐसे से, अब अक्टूबर नवंबर महीने में तब ये इधर से आने लगे ना, तो ये क्या होता है, लौटने लगा, जिससे क्या होता है, हवा का जो डायरेक्शन वो चेंज होता है और ये चक्रवात में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा ये हो गया। तीसरा आपका क्या होता है, तीसरा होता है अधिक आर्द्रता। बंगाल की खाड़ी के ऊपर वातावरण में नमी अधिक होती है इस समय। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर क्या होती है, नमी अधिक होती है, जो बादलों के विकास और चक्रवात को मजबूत करने में मदद करते हैं। तो याद रखें नमी। अब एक होता है ITCZ। ITCZ क्या होता है, वो दक्षिण की ओर खिसकता है। जो ITCZ है यहाँ से नीचे की तरफ खिसकता है, जिससे क्या होता है, निम्न दाब बनने लगते हैं। तो याद रख लेंगे, दक्षिण की तरफ खिसकता है जिससे निम्न दाब बनने लगते हैं और यहाँ पर चक्रवात आते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि ये बंगाल की खाड़ी है, मतलब इस साइड में, पूरब साइड में ना भारत के, तो भारत के जो पूरब साइड में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आ रहे हैं, वो आपका क्या मतलब किस माह में ज्यादा आते हैं? तो जो आपका अक्टूबर और नवंबर माह है इसमें ज्यादा चक्रवात आते हैं। ठीक है, तो कौन सा, अक्टूबर और नवंबर माह है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हमारा क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। करें, एक्सेल में भूलकप फंक्शन का प्राथमिक कार्य क्या है, होता है, VLOOKUP। एक्सेल में बूलकप फंक्शन का प्राथमिक कार्य क्या है ये बताना है। तो बूलकप का पहले पूरा नाम याद रख लेंगे, इसका पूरा नाम क्या होता है, वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल लुकअप होता है, याद रख लेंगे। वर्टिकल लुकअप को, वी मतलब वर्टिकल और लुकअप वैसे रहने दीजिए, इसका पूरा नाम क्या होता है, वर्टिकल लुकअप, ये होता है ये। अब देखिए इसका मेन फंक्शन क्या होता है, यह कोई भी वैल्यू हो, चाहे एक्सेल में कोई भी वैल्यू हो, कॉलम में ऊपर से नीचे वर्टिकली खोजता है। वर्टिकल लिखा गया है ना, कॉलम ऐसे नहीं होता, कॉलम ऐसे से एक्सेल में बना रहता है। कॉलम में ऊपर से नीचे क्या कहता है, वर्टिकली खोजता है, फिर उसी रो में क्या करता है, संबंधित जो उसके वैल्यू होते हैं वो रिटर्न करता है। तो मतलब वर्टिकली खोजता है वैल्यू को और वो उसी रो में क्या करता है, वो रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो वर्टिकल लुकअप होता क्या है, वर्टिकली खोजता है, किसी भी वैल्यू को वर्टिकली खोजने का काम कौन करता है, लुकअप कहता है, करता है। ठीक है, तो किसी वैल्यू को वर्टिकली खोज करना और निर्दिष्ट कॉलम से संबंधित वैल्यू रिटर्न करता है। तो ये याद रख लेंगे। ठीक है, ठीक, तो ये वाला आपका बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए
करें एमएस वर्ड में कौन सी सुविधा आपको दस्तावेज के विभिन्न अनुभागों में फॉर्मेटिंग विशेषताओं जैसे फॉन्ट, रंग, रिक्त के सेट को परिभाषित करने और लगातार लागू करने की अनुमति देता है, ये बताना है ये कौन सा चीज है। ठीक है, करें जो फॉन्ट होता है, रंग होता है, रिक्त होता है, इसको क्या करता है, परिभाषित करने, लगातार लागू करने की अनुमति देता है। तो उसका नाम क्या होता है, शैलियाँ उसका नाम होता है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको स्टाइल्स कहते हैं। याद रख लेंगे क्या होता है, स्टाइल्स कहते हैं। ये क्या कहता है, फॉन्ट हुआ, रंग हुआ, रिक्तियों को एक सेट को परिभाषित करने और लगातार लागू करने की अनुमति देता है। तो ये याद रख लेंगे कौन सा उसका नाम क्या होता है, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है शैलिया। ठीक है, तो याद रख लेंगे उसका नाम क्या है, शैलिया है। ठीक है, तो चलते हैं, अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। करें ईमेल अटैचमेंट भेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम और सर्वोत्तम मानक है। क्या क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ईमेल अटैचमेंट भेजने के लिए कौन सा नवीनतम और सर्वोत्तम मानक है, ये बताना है आपको। तो यहां पर आपका क्या है, तो यहां पर आपका क्या है, यम आई एम ई। अब यम आई एम ई होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है मल्टी, याद रखें, मल्टी पर्पज। ठीक है, तो मल्टी पर्पज इंटरनेट, इंटरनेट अभी इसी से आप समझ जाएंगे, इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सटेंशंस, मल्टीपल इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। अब इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, आप कोई टेक्स्ट, आप कोई इमेज, ठीक है, आप कोई इमेज हो गया, आप कोई ऑडियो हो गया, ठीक है, कोई ऑडियो हो गया, आप कोई वीडियो हो गया, ठीक है, आप कोई वीडियो हो गया, इन सबको अटैचमेंट करके भेज सकते हैं। तो याद रख लेंगे, टेक्स्ट हुआ, इमेज हुआ, ऑडियो हुआ, वीडियो हुआ, इन सबको जो क्या होता है, यम आई एम ई के थ्रू क्या होता है, भेज सकते हैं। तो ये भेजने का एक सर्वोत्तम और नवीनतम मानक है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ईमेल अटैचमेंट भेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम और सर्वोत्तम मानक है। तो ये कौन सा नवीनतम और सर्वोत्तम मानक है, ये बताना है। तो इसका नवीनतम और सर्वोत्तम मानक है यम आई एम ई, मल्टीपल पर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ठीक है, ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब को किस वर्ष सर्व प्रचलित किया गया था। करें, वर्ल्ड वाइड वेब को किस वर्ष प्रचलित किया गया था, ये बताया है। तो याद रख लेंगे, यहाँ पर जो वर्ल्ड वाइड वेब है, इसका ये जो है, ये किस वर्ष प्रचलित किया गया था, तो 1989 में प्रचलित किया गया था। ठीक है, लेकिन सॉरी, करें, स्वर प्रचलित किया गया था पहली बार आपको 1991 में, लेकिन 1989 में क्या किया गया था, इसको बनाकर प्रस्तुत किया। कौन थे इसमें, तो यहाँ इनका नाम याद रख लेंगे, टिम वर्नर। क्या है, टिम वर्नस ली। टिम वर्नस ली क्या किए थे, 1990 ये 1989 में इन्होंने बना दिया था, लोगों को कब दिखाए थे, 1991 में। करें सर्व प्रचलित, सर्व मतलब लो, सभी को। ठीक है, तो सभी को जब प्रचलित किया गया था तो वो 1991 में किया गया था। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या याद रख लेंगे, तो यहाँ पर याद रख लेंगे 1991 में, लेकिन उन्होंने बना दिया कब था, मतलब अपने टीम के सामने कब प्रस्तुत किया था, 1989 में। लेकिन अगर सभी के सामने प्रचलित करने की बात है, 1991 में प्रचलित किया गया। कौन प्रचलित किए थे, टिम वर्नस ली। ठीक है, तो याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, टिम वर्नस ली। ठीक है, टिम वर्नस ली, इनका नाम याद रख लेंगे। ठीक है, टिम वर्नस ली, इन्होंने किया था। तो वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको WWW कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 1991 याद रख लेंगे, और ये 1989 दोनों याद रख लेंगे। तो अगर सर्व प्रचलित कहें तो 1991 में, 89 में ही इन्होंने बना दिया था। चलते हैं
करें NEGP आर्किटेक्चर परतें शामिल हैं। करें NEGP में कितनी आर्किटेक्चर परतें शामिल होती हैं ये बताना है। ठीक है, कितनी आर्किटेक्चर परतें शामिल होती हैं? ये 3। अब देखिए NEGP है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल NEGP क्या होता है? NEGP। अब NEGP होता क्या है यहाँ पर याद रख लेंगे। नेशनल नेशनल ई गवर्नेंस, ठीक है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। ठीक है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इसका नाम होता है। ठीक है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किसके, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ये योजना है। सभी नागरिकों को जो होता है, भारत के सभी नागरिकों को जो सभी सेवाएं होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए इसको NEGP शुरू किया गया है। ठीक है, तो जो भारत की, जिससे वो क्या होता है, बहुत से सरकारी योजनाएं होती हैं, जैसे आपका पीने के लिए पानी वाली सरकारी योजना हुआ, आपको जो राशन मिल रहा है, या क्या कहते हैं, जो घर मिल रहा है, या जो पंचायत की जो चीजें होती हैं, वो सभी चीजें क्या होती हैं, जो सरकारी चीजें होती हैं वो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से मिले, उसी लिए NEGP शुरू किया गया। अभी आप इसमें नहीं सुनेंगे। करें इसमें कितनी लेयर होती हैं, परतें कितनी होती हैं? इसमें 3 परतें होती हैं। 3 परतें कौन कौन सी होती हैं अभी मैं आपको बताता हूं। तो पहली परत का नाम याद रख लेंगे, क्या है पहली परत का नाम? क्या है? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। क्या है? स्टेट वाइड एरिया। ठीक है, एरिया नेटवर्क इसका नाम है। ठीक है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। पहली परत का नाम क्या है? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। स्टेट डाटा सेंटर दूसरा क्या नाम है? स्टेट डाटा सेंटर। ठीक है, स्टेट डाटा सेंटर नाम है। तीसरा क्या है? कॉमन सर्विस सेंटर। अब आपको समझ में आया होगा, कॉमन सर्विस सेंटर। ठीक है, कॉमन सर्विस सेंटर। तो ये आप जिसको आप CSC नहीं बोलते हैं, वहां पर अपना आधार कार्ड लेके जाते हैं और आप आए जाते वहां बहुत सारे चीजें, आप फॉर्म कोई कोई फिल करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट फॉर्म नहीं फिल करते हैं, तो वो क्या होता है, ये कॉमन CSC होता है। अब स्टेट डाटा सेंटर और स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये क्या होता है, यही तीनों इसकी क्या है, लेयर है। तो NEGP के लेयर कौन से हैं? तो NEGP के लेयर कौन से हैं? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट डाटा सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर। ये तीनों इसके नेटवर्क होते हैं। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, ई मतलब क्या है, कोई भी चीजें जो गवर्नमेंट द्वारा पास की जा रही हैं, कोई भी, उसको क्या किस किस माध्यम से देना, उसको इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से देना। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं ना, देखते हैं हम। करें क्रेडिट कार्ड में CVN का पूर्ण पूर्ण रूप क्या है? जो कह रहे हैं, जो क्रेडिट कार्ड होता है उसमें CVN का पूर्ण रूप होता क्या है ये बताना है। तो सेवियन इस CVN का पूर्ण रूप क्रेडिट कार्ड में क्या होता है? कार्ड वेरिफिकेशन नंबर होता है। तो याद रख लेंगे क्या इसका नाम होता है, कार्ड वेरिफिकेशन। ठीक है, तो वेरिफिकेशन नंबर। ठीक है, तो कार्ड वेरिफिकेशन नंबर इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा मान्य मल्टीमीडिया संलेखन रूप नहीं है? करें कौन सा मान्य मल्टीमीडिया संलेखन रूपक नहीं है? ठीक है, एथरिंग मेटाफर नहीं है, ये बताना है। ये बताइए कौन सा नहीं है। तो मल्टीमीडिया संलेखन रूपक नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया, हरियालकर मेटाफर ये है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मेटाफर ये है, फ्लो कंट्रोल मेटाफर ये है, ऑटोमेटिक मेटाफर ये नहीं है। याद रख लेंगे, ऑटोमेटिक मेटाफर मल्टीमीडिया का मान ऑथेंटिक संलेखन मेटाफर नहीं होता है। मल्टीमीडिया एप्लीकेशन बनाने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, रूपक एक पद्धति होती है। तो ये याद रख लेंगे, यहाँ पर क्या है, ये आपका ऑटोमेटिक मेटाफर ये आपका मल्टीमीडिया संलेखन रूपक नहीं है।
ये है, ये है, ये है। ठीक है, ये तीनों याद करेंगे, ये नहीं है। ठीक है, इसके बारे में कंप्यूटर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। करें निम्नलिखित में से कौन सा संदेश की अखंडता, ठीक है, करें संदेश की अखंडता इंटीग्रिटी को सत्यापित करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली तकनीक को संदर्भित करता है। संदेश की इस सत्यता को, उसकी इंटीग्रिटी को बताइए कौन सत्यापित करता है। तो कौन का सत्यापित करता है, तो उस तकनीक का नाम है मैसेज डाइजेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेंगे। ठीक है, तो मैसेज डाइजेस्ट क्या होता है, संदेश की सत्यता को क्या करता है, अ, सत्यापित करता है। तो सत्यापित क्या करता है, निम्नलिखित में कौन सा संदेश की अखंडता इंटीग्रिटी को सत्यापित करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली तकनीक को संदर्भित करता है। तो वो क्या है, वो मैसेज डाइजेस्ट होता है। तो क्या होता है, मैसेज डाइजेस्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, करें शहरी जीवन और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार की कौन सी पहल एआई और आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग और बिग डेटा जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करती है। कौन सा है जो बिग डेटा में, तो वो कौन सा है, स्मार्ट सिटीज मिशन। याद रखें, शहरी जीवन और बुनियादी ढांचे को बेहतर करने के लिए कौन होगा, तो स्मार्ट सिटी मिशन होगा। स्टार्टअप इंडिया थोड़ी होगा, मेक इन इंडिया थोड़ी होगा, डिजिटल इंडिया थोड़ी होगा, वो तो स्मार्ट सिटी मिशन ही होगा ना। तो वो याद रख लेंगे क्या है, स्मार्ट सिटी मिशन होगा। ठीक है, ताकि शहरों में अधिक स्मार्ट, कुशल और टिकाऊ बनाया जा सके। तो यहाँ पर क्या है, स्मार्ट सिटी मिशन है। क्या है, स्मार्ट सिटी मिशन। करें निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य सेंसर, क्या करें निम्नलिखित में कौन सा सेंसर मुख्य रूप से स्मार्टफोन में रोटेशन, क्या करें स्मार्टफोन में रोटेशन कोणीय वेग का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें गेमिंग और संवर्धित वास्तविकता और अनुप्रयोगों को बढ़ाया जा सके। तो जब आप ये फोन कोई खरीदते होंगे, तो वहां पर बताया जाता होगा इसमें ये चीजें है कि नहीं। तो वहां पर बताया जाता है क्या है, जायरोस्कोप। याद रख लेंगे उसका नाम क्या है, जायरोस्कोप। ठीक है, तो जायरोस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट सेंसर होता है आपके फोन का। क्या है, जायरोस्कोप। ये क्या बताता है, ये जैसे आप क्या कहते हैं, आप अपना एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, उसमें आप वो बता देता है किस तरफ नॉर्थ है, किस तरफ ईस्ट है, किस तरफ वेस्ट है, किस तरफ साउथ है। ठीक है, तो ये घूमता रहता है, तो वो जायरोस्कोप नहीं रहेगा, तो वो नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो याद रख लें उसका क्या है, जायरोस्कोप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करता है, ये बहुत सी सारी चीजें क्या करता है, पहचानता है। ठीक है, जैसे चाहे दूरी हो, ठीक है, फोन उपयोगकर्ता के बीच कितनी दूरी है, तो मतलब बहुत सी चीजें, एक सेंसर है बस। ठीक है, बहुत से सारे सेंसर आपके फोन में लगे होंगे। ठीक है, गेमिंग से रिलेटेड बहुत सी चीजें ये जायरोस्कोप करता है। तो जायरोस्कोप एक मोबाइल फोन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो याद रखें क्या है, मोशन सेंसिटिव एप्लीकेशन की भूमिका निभा, कोई भी एप्लीकेशन हो जो मोशन से रिलेटेड होता है, उससे जैसे आपका एक गूगल आपका फिट एक ऐप है। ठीक है, जितना चलते हैं उसमें दिखाता रहता है। गूगल फिट आप अपने मोबाइल में जरूर डाउनलोड किया करिए। गूगल फिट का एक मोबाइल ऐप होता है, मैं आपको दिखा दूंगा किसी दिन। गूगल फिट का एक मोबाइल ऐप होता है। ठीक है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा कहीं कहीं भी। ठीक है, तो वहां पर आप याद रख लें, एक गूगल फिट डाउनलोड करेंगे, बस उसको कुछ करना ही नहीं है। उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, और जब शाम को आप देखा करिए कि आप अपनी दिनचर्या में कितना इधर उधर चले हैं। आप एक कदम भी चलेंगे तो उसमें आपको बता देता है कि कितना आप चले हैं इधर उधर। ठीक है, तो आप अपने मोबाइल में, क्योंकि ये हमारे हेल्थ से, जितना आप चलेंगे उतना आपकी हेल्थ सही रहेगी। तो क्या है, ये आपके हेल्थ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, तो याद रख लेंगे क्या है, जाइरोस्कोप यहाँ पे। तो सभी लोग गूगल फिट डाउनलोड कर लीजिए, वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा ऐप है। ठीक है, उसमें हर चीज़ें आपको बताएगा। ठीक है, और हर मोबाइल में अपने मिल जाएगा, आप मतलब प्ले स्टोर के कहीं भी आप उसको खोजेंगे मिल जाएगा। चलते हैं यहाँ पे,
करें कौन सा रीड ओनली मेमोरी का प्रकार है, कौन सा रीड ओनली मेमोरी का प्रकार है ये बताना है। तो रीड ओनली मेमोरी का प्रकार कौन सा होता है, पी रोम होता है, ईपी रोम होता है। ठीक है, क्या होता है, पी रोम होता है। पी रोम क्या होता है, जब कोई डाटा आ जाता है तो वो इरेज नहीं होता है, परमानेंट हो जाता है। ठीक है, तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें इरेज किया जा सकता है किससे, अल्ट्रा वायलेट रेज के तहत इसको क्या किया जाता है, इरेज किया जा सकता है। और ये क्या होता है, MROM, मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी, ये भी आपका होता है मास्क रीड ओनली मेमोरी। और एक और होता है EEP रोम, ठीक है, EEP रोम, ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी, ये होता है। ठीक है, विद्युत के द्वारा इसको इरेज किया जा सकता है। तो पी रोम, ईपी रोम, एमपी रोम भी होता है, ईईपी रोम होता है। ठीक है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है। कह रहा है एक्सेल में सभी फार्मूला निम्नलिखित में से के साथ शुरू होता है। कह रहे हैं एक्सेल में जो एक्सेल होता है सभी जो फार्मूले होते हैं निम्नलिखित के साथ शुरू होता है, किसके साथ शुरू होता है ये बताना है। तो सभी फार्मूला किसके साथ शुरू होता है, तो हमेशा किसके साथ शुरू होता है, बराबर के चिन्ह के साथ शुरू होता है। ठीक है, एक्सेल में सभी फार्मूला हमेशा बराबर चिन्ह के साथ शुरू होता है, किसके साथ, बराबर चिन्ह के साथ शुरू होता है, ये याद रख लेंगे। ठीक है, नहीं देखते हैं, आप सब कमेंट किया करिए। अगली बार से हम क्या करेंगे, जितने भी लोग कमेंट करेंगे उनका कमेंट हम यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, ठीक, कुछ भी कमेंट होगा मैं जरूर यहाँ पर शो करूंगा। तो प्लीज आप सब क्या किया करिए, कमेंट किया करिए। हमें देखना है और लोग भी देखें कि क्या आप पढ़ना चाहते हैं, क्या नहीं पढ़ना चाहते हैं, कैसे आपकी पढ़ाई चल रही है। ठीक है, तो एक दूसरे का कमेंट मैं आपको दिखाऊंगा। पेंसिलिन की खोज किस सूक्ष्म जीव से की गई थी। ठीक है, तो कह रहे हैं पेंसिलिन की जो खोज है किसने किया था, पहले तो ये बताइए। पेंसिलिन की खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज किया था। कह रहे हैं किस सूक्ष्म जीव से की गई थी, तो किससे की गई थी, याद रख लेंगे, कवक से किया गया था। याद रख लेंगे क्या है, कवक से किया गया था, फंगस। ठीक है, तो कवक से किया गया था आपका एंटीबायोटिक की खोज। तो ये क्या है, पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक है। पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक, तो कवक से किया गया था। नहीं देखते हैं, कह रहे हैं भारत में पेटेंट अधिनियम, पेटेंट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया। कह रहे हैं भारत में जो पेटेंट अधिनियम है वो किस वर्ष लागू किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो भारत में पेटेंट अधिनियम किस वर्ष लागू किया, बताइए, क्या इसमें कुछ आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आप भी किया करिए इसमें। ठीक है, आप बताया करिए कमेंट बॉक्स में हमारा इतना सही हुआ है। तो भारत में पेटेंट अधिनियम 1970 में, याद रख लेंगे 1900 क्या है, 1970 में क्या किया गया था, पारित किया गया। तो यहाँ पर कोई नहीं होगा, 1970 में लागू किया गया था पेटेंट। पेटेंट क्या होता है, जैसे मैंने कोई चीज बना ली है तो आप उसको नहीं बना सकते। ठीक है, नहीं तो वो आपका मान्य ही नहीं होगा क्योंकि वो मेरी कॉपी की है। ठीक है, तो याद रखेंगे पेटेंट अधिनियम क्या है, किस वर्ष लागू किया गया था, 1970 में लागू किया गया था पेटेंट अधिनियम। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए किससे समन्वय स्थापित करता है। एसडीएमए, एनडीएमए, डीडीएमए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। पहले आपका क्या होता है, एनडीएमए, ये सब हमने पिछले ही वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ाया है। एनडीएमए होता है, एक होता है एसडीएमए होता है। ठीक है, एक होता है डीडीएमए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, और ये डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसमें कितने सदस्य होते हैं, इसमें क्या होते हैं, 5 सदस्य होते हैं। एसडीएमए में 8 सदस्य होते हैं और डीडीएमए में क्या होते हैं, 7 सदस्य होते हैं। तो याद रख लेंगे मेंबर। ठीक है, मेंबर कितने होते हैं, 5। इसमें मेंबर कितने होते हैं,
ये 8 मेंबर होते हैं। इसमें मेंबर कितने होते हैं? तो इसमें मेंबर कितने होते हैं? 7 मेंबर होते हैं। इसका हेड कौन होता है? ठीक है, तो इसका हेड कौन होता है? ठीक है, इसका हेड कौन होता है? इसका पीएम हेड होता है। इसका कौन होता है? सीएम होता है। इसका कौन होता है? इसका डीएम होता है। तो पीएम, सीएम, डीएम ये याद रख लेंगे। ये रिवीजन कर रहा हूँ, इसको बहुत डिटेल में बताया हूँ, ठीक है, रिवीजन सिर्फ है, ठीक है। तो एनडीए में 5 होते हैं, यहाँ पर हेड कौन होता है? पीएम होता है। एसडीएमए में 8, यहाँ सीएम हेड होता है। और डीडीएमए में 7, यहाँ पर भी यहाँ डीएम हेड होता है, डीएम। कह रहे हैं राज्य आपदा प्रबंधन एसडीएमए किससे समन्वय स्थापित करता है? मान लीजिए यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई आपके राज्य में, ठीक है, तो आप नेशनल लेवल पर समन्वय स्थापित करेंगे, नेशनल लेवल मोदी जी से बात करेंगे और वहां से कुछ इंस्ट्रक्शन लेंगे। आप कहेंगे सर क्या किया जाए, क्या किया जाए। जैसे यहाँ योगी जी हैं, यहाँ पर कुछ बाई चांस से यहाँ उत्तर प्रदेश में आपके कोई घटना घटी, ठीक है, किसी एरिया में। अब यहाँ पर मोदी जी से पूछेंगे सर क्या किया जाए, आपका कुछ मतलब फोर्स प्रोवाइड किया जाए ताकि हम लोगों को सही सलामत बचा पाए। तो यहाँ पर क्या है? एनडीए में, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आप क्या ऑर्डर देंगे? ये योगी जी क्या करेंगे? डीएम को ऑर्डर देंगे कि आप ऐसा ऐसा कार्य करिए ताकि लोगों की जान माल को ज्यादा नुकसान ना हो पाए, ठीक है। तो ये एसडीएमए क्या करता है? एनडीएमए से भी बात करेगा और ये डीडीएमए से भी बात करेगा। तो ये याद रख लेंगे, एसडीएमए डीडीएमए डीडीएमए को इंस्ट्रक्शन देगा कि आप ऐसा ऐसा करिए और यहाँ से सुझाव लेगा एनडीएमए से। तो याद रख लेंगे, जो समन्वय स्थापित करेगा वो एसडीएमए, एनडीएमए से मोदी जी से समन्वय स्थापित करेंगे और वहाँ के जो डीएम होंगे, ठीक है, वहाँ समन्वय स्थापित किया जाएगा योगी जी के द्वारा, ठीक है। तो यही कर रहे हैं ये एसडीएमए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करें? भूस्खलन रोकने का उपाय नहीं है। करें जो भूस्खलन रोकने का कौन सा उपाय नहीं है? वनीकरण को बढ़ाना ये तो उपाय है। सीढ़ी नुमा खेती बनाना ये भी उपाय है। स्थानांतरित खेती करना ये थोड़ी उपाय है। आप यहाँ खेती कर रहे हैं, यहाँ सब बर्बाद कर दिए, यहाँ जा रहे हैं, यहाँ भी खेती कर रहे हैं, तो मतलब जंगल इसको क्या किया जाता है? जंगल उंगल काट उठ के फिर वहाँ खेती किया जाता है, फिर यहाँ जाके यहाँ पे काट। तो जब जंगल कट जाएगा तो वहां पर तो अगर पानी बरसेगा तो ये क्या होगा? मिट्टी बह जाएगी। तो स्थानांतरित कृषि एक तरह से आपको याद रखेंगे भूस्खलन को बढ़ावा ही दे रहा है, क्योंकि स्थानांतरित कृषि ऐसे होती है जाते जहाँ वैसे स्थानांतरित कृषि बहुत टाइप की होती है, जहाँ जंगल नहीं काटना पड़ता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। लेकिन बहुत से स्थान पर क्या होता है, वहां पर चीजें काट पीट दिया जाता है, फिर वहां से तो दूसरी जगह चला जाया जाता है, तो खेती कर लिया जाता है। तो इससे क्या होता है? इससे कोई भी भूस्खलन रोकने का उपाय नहीं है स्थानांतरित कृषि। तो स्थानांतरित कृषि कोई भी भूस्खलन नहीं रोकता है, ठीक है, और ये सब रोकता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो वहां पर सी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। करें आत्मनिर्भर भारत का तकनीक मॉडल किस दृष्टिकोण पर आधारित है? करें जो आत्मनिर्भर भारत का है ये किस दृष्टिकोण पर आधारित है, ये बताना है। तो ये किस पर आत्मनिर्भर भारत है? तो चयनात्मक स्वदेशीकरण और वैश्विक सहयोग, ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। चयनात्मक स्वदेशीकरण, वैश्विक सहयोग। अब देखिए पूर्ण संरक्षणवाद ये गलत है। आत्म केंद्रित अपने खुद पर विकास नहीं। पूर्ण आयात निर्भरता ये गलत है, ठीक है। अपना क्या है? चयनात्मक मतलब आप स्वदेशीकरण का चयन कीजिए और थोड़ा विश्व का सहयोग लीजिए। अगर आप विश्व का सहयोग भी नहीं लेंगे तो आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हर चीज, जैसे कोई चीज मान लीजिए आप बना रहे हैं तो उसके रॉ मटेरियल, ऐसा नहीं कि सभी रॉ मटेरियल आपके इंडिया में मिल जाएंगे। नहीं, बहुत से सारे ऐसे रॉ मटेरियल है जो हमको विदेशों से मंगाना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बिना आप स्वदेशी नहीं ढूंढ सकते कि हम स्वदेशी कह दिए कि हाँ हम स्वदेशी, हर चीज स्वदेशी करेंगे तो कर लिए। बहुत सारे सामान तो बन जाएंगे लेकिन मैक्सिमम सामान आप नहीं बना सकते जब तक आप बाहर से रॉ मटेरियल नहीं मंगाएंगे, ठीक है। तो वो स्वदेशी नहीं हो पाएगा। तो विश्व का हमें सहयोग भी चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं कहिएगा हम हर देश से, जैसे तो कुछ लोग कहते हैं हम हर देश से लड़ाई कर लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। यो मोदी जी भी ऐसा नहीं कर सकते कि हर देश के को कुछ बोले से
क्या होता है वहाँ पर कूटनीतिक हिसाब से बात किया जाता है। ये नहीं कि जैसे गाँव में, शहर में क्या होता है, ये अपना इधर-उधर से लड़ाई झगड़ा कर ले, ऐसा नहीं किया जा सकता। क्योंकि यहाँ पर आप दूसरे से नहीं बोलेंगे चल जाएगा, अपने पड़ोसी से। लेकिन अगर भारत किसी देश से नाराज़ हो जाता है पूरी तरह से, तो नहीं चलता है या किसी दूसरे देश का भी नहीं चलेगा। क्योंकि बहुत सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं, वो चाहे आपका चाइना हो, चाहे आपका बांग्लादेश हो या चाहे जो कंट्री हो या पाकिस्तान हो या अदर अमेरिका हो, सभी से मंगाना पड़ता है या हमारा भी सामान बहुत जगह जाता है, ठीक है? तो ये याद रखा करिए, ठीक है? तो हमेशा कूटनीतिक हिसाब से हमारे जो अधिकारी होते हैं, जो हमारे लीडर होते हैं, वो बात करते हैं, ठीक है? कोई भी अग्रेसिव तरीके से नहीं बात करता। तो याद रख लेंगे चयनात्मक स्वदेशीकरण और वैश्विक सहयोग की ज़रूरत होती है। चलते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं क्या हम करें भारत में 5G तकनीक के विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? करें भारत में जो 5G तकनीक है, उसके विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसके विकास अब क्या है? इसके विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना, ठीक है? तो डिजिटल इंडिया अभी इसमें सब कुछ हो जाता है, ठीक है? तो यह क्या है? डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना सबसे अच्छा ऑप्शन यही है, ठीक है? सिंपल ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है? तो डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना, ठीक है? ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है? करें एम एक्शन सॉफ्ट क्या है? एम एक्शन सॉफ्ट क्या है? ये क्या है बताइए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एम एक्शन जो सॉफ्ट होता है, संपत्तियों की जियो टैगिंग करने की एक एप्लीकेशन है। संपत्ति जो होती है उसकी जियो टैगिंग किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा, ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये पंचायती राज मंत्रालय, याद रख लें, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो यम एक्शन सॉफ्ट क्या है? संपत्तियों की जियो टैगिंग करने वाला एप्लीकेशन है। संपत्तियों की जियो टैगिंग करने वाला एप्लीकेशन है, किसके द्वारा विकसित किया गया है? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है। याद रख लेंगे, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है? यही याद रहे, एम एक्शन सॉफ्ट है, ठीक है? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है? करें कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? करें जो कलपक्कम है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, वो किस राज्य में स्थित है, ये बताना है, ठीक है? बताइए ये किस राज्य में स्थित है? तो हम मैप में देख लेते हैं कि कौन कहाँ पर है। तो पहले अगर हम बात करते हैं, ऊपर से लेके चलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपका राजस्थान में कौन पड़ जाता है? तो राजस्थान में आपका रावत भाटा, ठीक है? तो रावत भाटा आपका कहाँ पे पड़ जाता है? राजस्थान में, ठीक है? रावत भाटा के बाद आपका यहाँ पर ये गुजरात में कौन सा पड़ जाता है? तो गुजरात में आपका काकरा पारा, ठीक है? काकरा पारा, ठीक है? काकरा पार, ठीक, काकरा पारा या काकरा पार, ये कहाँ पे पड़ जाता है? ये गुजरात में पड़ जाता है, ठीक है? तो महाराष्ट्र में क्या पड़ जाता है? तारापुर, ठीक है? तारापुर आपका महाराष्ट्र में पड़ जाता है, तारापुर। फिर आपका कर्नाटक में क्या पड़ जाता है? तो कैगा, ठीक है? क्या पड़ जाता है? कैगा पड़ जाता है कर्नाटक में। कर्नाटक में आपका कैगा पड़ जाता है। तमिलनाडु में आपका क्या पड़ जाता है? कूडनकुलम, ठीक है? कूडमकुलम आपका कहाँ पे पड़ जाता है? तमिलनाडु में। यहीं पे आपका क्या है? कलपक्कम, ठीक है? कलपक्कम। तो कलपक्कम आपका कहाँ पड़ जाता है? तो कलपक्कम आपका ये ये तमिलनाडु में पड़ा है। तो कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो ये आपका तमिलनाडु में। एक भूल गए हमारा, उत्तर प्रदेश में आपका कौन सा है? नरौरा है, ठीक है? नरौरा, नरौरा है कहाँ पर? यूपी में। यूपी में कहाँ पे? नरौरा में, बुलंदशहर में, ठीक है? तो यूपी में बुलंदशहर में। तो नरौरा उत्तर प्रदेश में, रावत भाटा आपका राजस्थान में आपका पड़ता है, काकरापारा आपका गुजरात में पड़ता है, तारापुर आपका कहाँ पे पड़ेगा? ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है? कैगा आपका कर्नाटक में पड़ता है और कुडनकुलम तमिलनाडु में, कलपक्कम आपका तमिलनाडु में, ठीक? इतना चीज़ें आपको क्या करना होगा?
इतना चाहिए, याद करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है 14। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? करें भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? अब देखिए ये पूरा भारत है, ये है पश्चिम, ठीक है, ये पश्चिम है और ये क्या है, पूरब है, ठीक है। तो पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? तो ये याद रख लेंगे, अरब सागर स्थित है। तो पश्चिम में, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? अरब सागर स्थित है। अब अरब सागर में कौन कौन से हैं? तो याद रख लेंगे, यहाँ पर आपका गुजरात पड़ जाता है। गुजरात के बाद यहाँ पर क्या पड़ जाता है? महाराष्ट्र पड़ जाता है। महाराष्ट्र के बाद आपका गोवा पड़ जाता है। गोवा के बाद आपका क्या पड़ जाता है? कर्नाटक पड़ जाता है। कर्नाटक के बाद आपका केरल पड़ जाता है। ठीक है, तो इन सब राज्यों से आपका अरब सागर सीमाएं साझा करता है। ठीक है, याद रख लेंगे। पूरब में कौन सा है? तो पूरब में बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी पूरब में है। दक्षिण में आपका हिंद महासागर है। हिंद महासागर, ठीक है, तो इतना आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक पठार से होता है? करें निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम अमरकंटक पठार से होता है? कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम अमरकंटक? तो नर्मदा नदी है जिसका उद्गम अमरकंटक पठार से होता है। तो अमरकंटक पठार विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों की पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अमरकंटक कहाँ है? यहाँ विंध्य है और सतपुड़ा है, इसी पहाड़ियों में क्या है? ये अमरकंटक है। तो नर्मदा नदी जो है ये जो उद्गम अमरकंटक पठार से होता है, तो नर्मदा नदी कितना किलोमीटर लगभग है? 1312 किलोमीटर है। ठीक है, तो 1312 किलोमीटर आपका है, पश्चिम की ओर बहती हुई। कहाँ गिरती है? ये पश्चिम की ओर बहते हुए खंभात की खाड़ी में, ठीक है, खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, तो याद रख लेंगे, यहाँ पर ऐसे जैसे बनता है ना, ऐसे बनाते हैं, तो यहाँ पर जाकर गिरती है। ठीक है, कौन सी? नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी आपका खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। 1312 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, अमरकंटक पठार से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भैंस की नस्ल को किस उच्च दुग्ध उत्पादन और अनुकूलशीलता के कारण भारत का काला सोना कहा जाता है? भैंस की किस नस्ल को? भैंस की वो नस्ल कौन सा है, ये बताना है। तो भैंस की कौन सी नस्ल है? मुर्रा कहते नहीं, मुर्रा भैंस है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? काला सोना। ये बहुत अनुकूल होती है, ये मुर्रा भैंस बहुत महंगी मिलती है। ठीक है, तो काला सोना किसके? मुर्रा भैंस को। तो याद रख लेंगे, मुर्रा भैंस, भैंस की एक काला मतलब किस्म होती है मुर्रा, ठीक है, जो काला सोना करा है। तो भैंस की किस नस्ल को उसकी उच्च दुग्ध उत्पादकता और अनुकूलनशीलता के कारण भारत का काला सोना कहा जाता है? वो मुर्रा भैंस है। कौन सी? मुर्रा भैंस है। नहीं देखते हैं, यहाँ का सितंबर 2025 में प्रसिद्ध संगीतकार और गायक जुबीन गर्ग का निधन हो गया। वो किस राज्य से संबंधित थे? ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है। तो ये किस राज्य से संबंधित थे? तो ये असम से संबंधित थे। याद रखेंगे, कहाँ से? असम से संबंधित थे। ठीक है, ये इनका जुबीन गर्ग का निधन हो गया, ये असम से संबंधित है। करंट का क्वेश्चन है। सितंबर 2025 में आचार्य देवव्रत ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो आचार्य देवव्रत ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में ये गुजरात के राज्यपाल के रूप में कार्यरत देवव्रत ने महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया। महाराष्ट्र, याद रख लेंगे, महाराष्ट्र। ठीक, तो महाराष्ट्र 2025 में गुजरात के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे, तो इन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया। याद रखें, महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। कह रहे हैं जून 2025 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा पूर्व अग्निवीरों को राज्य पुलिस बल में कितने परसेंट क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया गया? कह रहे हैं जो राज्य पुलिस बल में जो कितने परसेंट, जैसे जो अग्निवीर में हो गया, अब उनको क्या करना है? उनको पुलिस की परीक्षा देनी है, तो उनको आरक्षण कितने परसेंट का मिल जाएगा? तो 20% का क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा किया गया है
ठीक है, 20% की। और 3 वर्ष की क्या है, छूट भी, 3 वर्ष की क्या किया गया है, छूट भी प्रदान की जाएगी। तो याद रख लेंगे, 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी और 20% क्षैतिज आरक्षण। तो 20% क्षैतिज आरक्षण और 3 वर्ष की आयु में छूट प्रदान की जाएगी। 3 वर्ष की आयु में छूट और 20% क्षैतिज आरक्षण। तो ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। करें, जो मजदूर दिवस होता है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो 1 मई को मनाया जाता है, याद रखें, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। वीर बाल दिवस बताइए, कुछ दिवस याद रख लेंगे। वीर बाल दिवस ये कब मनाया जाता है, वीर बाल दिवस। ठीक है, तो वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, 26 दिसंबर को क्या क्यों मनाया जाता है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने हेतु 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 26 दिसंबर को मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस बताइए कब मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस आपको मनाया जाता है 15 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाया जाता है, याद रहे, विभाजन विभीषिका। ठीक है, विभीषिका दिवस। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है, विभाजन कब हुआ था, 14 अगस्त को मनाया गया था। तो 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये याद रख लेंगे। ठीक है, और क्या याद रख लेंगे, यहाँ याद रख लेंगे कि नमो भारत दिवस एक होता है, नमो भारत दिवस। ठीक है, नमो भारत दिवस कब मनाया जाता है, नमो भारत दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो नमो भारत दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस, विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है, 21 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व ध्यान दिवस। आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है, आयुर्वेद। ठीक है, आयुर्वेद, आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है, तो आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है 23 सितंबर को मनाया जाता है आयुर्वेद दिवस। 23 सितंबर को। हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, 17 सितंबर। ठीक है, तो 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस, हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है, याद रखेंगे, संविधान हत्या दिवस, संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है, 17 सितंबर को संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सत नहीं, सॉरी, 25 जून को, 25 जून को मनाया, 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस, 25 जून को ये मनाया जाता है। ठीक है, संविधान हत्या दिवस, मतलब जब आपका इमरजेंसी लगी थी उसी सब के लिए। ठीक है, तो 25 जून को मनाया जाता है संविधान हत्या दिवस। ठीक है, तो संविधान हत्या दिवस 25, इतना याद रख लेंगे। ठीक है, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को, विभाजन विभीषिका 14 अगस्त को, नमो भारत 21 अक्टूबर को, विश्व ध्यान 21 दिसंबर को, विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को, आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को, 17 सितंबर हैदराबाद मुक्ति दिवस, संविधान हत्या 23 जून को। ठीक है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, मई 2025 में भारतीय नौसेना ने पहली महिला उड़ान प्रशिक्षक किसे बनाया गया, भारतीय नौसेना की पहली महिला उड़ान प्रशिक्षक किसको बनाया गया, ये बताना है, किसको बनाया गया, तो किसको, दिव्या शर्मा को, याद रख लेंगे, दिव्या शर्मा को। कह सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है, कह सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है। तो सतत आर्थिक विकास का यही अभिप्राय होता है, जो चीजें आपको भी मिली हैं उनका मिनिमम यूज ऐसा यूज करिए कि ताकि आपके भविष्य के बच्चे जो आए उनके लिए भी सही रह पाए। नहीं तो पता चला आप कह रहे हैं कि हमको ही सब कुछ यूज करना है, इन सब के लिए कुछ नहीं बचाना है। ठीक है, तो वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास, मतलब अपना तो आप विकास करिए लेकिन कुछ तो आप भविष्य के लिए भी बचाइए। ठीक है, यही होता है आपका सतत विकास। तो सतत विकास क्या है, अपना तो विकास करिए लेकिन क्या करिए, यहाँ पर आपके अपने के साथ क्या करिए, आप भविष्य के लोगों का भी विकास करिए। ये नहीं कि आप खुद का विकास कर लीजिए और भविष्य के लोगों का
कुछ ना बचे, ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो आपका होता है कि कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारा जो 17 लक्ष्य है, उनको अचीव करना पड़ता है, ठीक है? तो 17 लक्ष्य को एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन आप बन जाते हैं। तो पहला कौन-सा है, हम जल्दी-जल्दी देखते हैं। पहला है नो पॉवर्टी, ठीक है? तो नो पॉवर्टी आपका है। दूसरा क्या है, ज़ीरो हंगर, याद रख लेंगे, ज़ीरो हंगर दूसरा है। तीसरा आप याद रख लेंगे, आप हम कैसे हेल्थ ऐसे लिखा जाता है ना, हेल्थ है, हेल्थ में 3 अक्षर तो तीसरा हो गया, ठीक है। चौथे में क्या होता है, ये क्वालिटी एजुकेशन, तो याद रखेंगे क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। क्वालिटी क्वालिटी एजुकेशन चौथा हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पे आते हैं 5वें नंबर पे, हम देखते हैं हमारा क्या है। 5वें नंबर पे हमारा क्या है कि 5वां नंबर हमारा क्या कहता है, जेंडर इक्वलिटी। तो जेंडर क्या मतलब, जेंडर को समान होगा। 5वां क्या है, जेंडर। तो देखिए 5 ऐसे बना है तो जी जी भी ऐसे बनता है, तो 5G, 5G याद रखिएगा, जेंडर इक्वलिटी। 6 क्या है, तो याद रखेंगे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। तो क्लीन वाटर मतलब छी, अच्छा चीज अगर है, छी छी से 6 याद रखिएगा, 6। 7वां क्या याद रख लेंगे, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी। अफोर्डेबल 7वां क्या है, ये एनर्जी से रिलेटेड है। तो अफोर्डेबल, अफोर्डेबल, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एंड क्लीन एनर्जी, ठीक है। ये है क्या है, 7वां है। इसके बाद आपका 8वां क्या होगा, डिसेंट, याद रख लेंगे, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमी, ये वर्क एंड इकोनॉमिक, ठीक है। तो डिसेंट वर्क और इकोनॉमी मिले, 8वां हो गया। फिर आपका 9वां क्या हो गया, 9वां कैसे याद रख लेंगे, इंडस्ट्री, याद रखेंगे इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर मेरा आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें याद हो, कि मैं वही कई बार पढ़ा देता हूँ। इंडस्ट्री, इनोवेशन, क्या है, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री इनोवेशन। अब देखिए, आई यहाँ आ रहा, आई यहाँ आ रहा, आई यहाँ, आई अल्फाबेट में 9वें स्थान पे आता है, तो 9वां यहाँ रख दिए। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब 10वां आपको क्या करना है, तो 10वां आपके लिए क्या है, रिक्वायर्ड इनइक्वलिटी। रिक्वायर्ड में 10 में एक जीरो है, एक एक है, तो इनइक्वलिटी सबको एक एक बनाइए, तो रिक्वायर्ड इनइक्वलिटी 10वां हो जाएगा, ठीक है। रिक्वायर्ड इनइक्वलिटी 11वां हो जाएगा, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटी। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटी 11वां हो जाएगा। तो सस्टेनेबल मतलब 11, मतलब सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटी, ठीक है। सस्ट एस सी सी कौन सा हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है, या 11 हो जाएगा, ठीक है। आपका कौन सा, इसके बाद कौन सा हो जाएगा, आपका 12 नंबर का क्या हो जाएगा, ये बताना है, ठीक है। तो 12 नंबर का आप बताइए, यहाँ पर आपका 12 नंबर का क्या होता है। तो 12 नंबर में याद रख लेंगे, कल एक बार, हाँ, तो 12 नंबर में आप याद रखेंगे रिस्पॉन्सिबल, क्या है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। तो 12 नंबर पे याद रख लेंगे रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। तो 12 नंबर पे क्या है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड आरसीपी। आरसीपी क्या है, 12 नंबर पे है। 13 नंबर पे क्या याद रख लेंगे, क्या 13 नंबर पे याद रखेंगे, 13 नंबर पे आप याद रख लेंगे क्लाइमेट, ठीक है, क्लाइमेट एक्शन, ठीक है, क्लाइमेट एक्शन 13 नंबर पे, ठीक है। 14 नंबर पे क्या याद रख लेंगे, लाइफ बिलो वाटर, ठीक है। 14 नंबर पे लाइफ बिलो वाटर, तो वाटर 14 आ गया। 15 नंबर पे क्या याद रख लेंगे, 15 नंबर पे लाइफ ऑन लैंड, ठीक है, लाइफ ऑन लैंड आपका 15 नंबर पे। 16 नंबर पे क्या याद रखेंगे, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, याद रखेंगे पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन, ठीक है, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। 17 नंबर पर क्या याद रख लेंगे, 17 नंबर पे आप याद रखेंगे पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप, ठीक है, फॉर द गोल्स, ठीक है, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ये याद रख लेंगे, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ये कौन सा है, 17 नंबर का है। 13 क्लाइमेट एक्शन, 14 लाइफ बिलो वाटर होगा,
लाइफ ऑनलाइन 15 हो गया, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन ये हो गया, इसके बाद इधर हो गया आपका जितना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, आई होप आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु लोक वस्तु पब्लिक गुड नहीं है, करें कौन सी ऐसी वस्तु है जो पब्लिक गुड नहीं है। तो कौन सी ऐसी वस्तु है जो पब्लिक गुड नहीं है, तो जो पब्लिक गुड वस्तु नहीं है वो कार, कार क्या है आपकी, मतलब वो तो किसी की भी हो सकती है, लेकिन सरकारी प्रशासन पब्लिक गुड है, राष्ट्रीय सुरक्षा पब्लिक, सड़कें आपका पब्लिक गुड है, ठीक है। कार नहीं है, ठीक है, कार नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ क्या करें भारत में मौद्रिक नीति का उपकरण इंस्ट्रूमेंट में कौन सा नहीं है, भारत में मौद्रिक नीति, देखिए आरबीआई की मौद्रिक नीतियों में कौन सा होता है, जो आरबीआई की मौद्रिक नीतियां होती है उसमें कौन सा होता है, रेपो रेट होता है, ठीक है, रेपो रेट होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, रेपो रेट के बाद एस एल आर है, ठीक है, CRR है, आरबीआई की क्या है, मौद्रिक मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट आ जाता है, SLR आता है, CRR को सम्मिलित किया जाता है। लेकिन जो आपका यहाँ पर क्या होता है, कर कर परिवर्तन होता है, ये आपका इसमें नहीं आता है, तो ये किस में आता है, कर परिवर्तन आपका राजकोषीय नीति आता, फिजिकल पॉलिसी में आता है, तो याद रख लेंगे राजकोषीय नीति, ठीक है, राजकोषीय नीति में आता है, तो राजकोषीय, ठीक है, राजकोषीय नीति में आता है, ठीक है। तो राजकोषीय नीति में कर परिवर्तन आता है, टैक्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या आता है, ये कर परिवर्तन इसमें आता है, और रेपो रेट, CR SLR, रेपो रेट, SLR और CR ये किस में आता है, तो ये आता है आपका आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में, तो याद रख लेंगे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में। ये देखते हैं बैंकिंग सुधार समिति को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, तो बैंकिंग सुधार समिति को किस नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सा है, नरसिम्हन समिति। अब थोड़ा सा नरसिम्हन समिति के बारे में, पहली बार ये नरसिम्हन समिति 1991 में क्या किया गया था, फर्स्ट टाइम क्या किया गया था, गठित किया गया था। अब देखिए इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी ये बताना है, इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी, जो SLR है और CRR है, इसको क्या करना, इसको कम कर देना, ठीक है, इसको क्या करना, इसको कम कर देना, और जो बैंकों को ऑटोनॉमी देना, स्वायत्तता थोड़ा ज्यादा देना, ठीक है, और निजी बैंकों को अनुमति देना, क्या करना है, निजी बैंकों को अनुमति देना, अनुमति देना, इसका ये काम था, ठीक है। इसके बाद नरसिम्हन समिति दूसरी बार क्या किया गया था, सेकंड बार भी ये आपका क्या किया गया, ये मतलब फॉर्म मतलब बनाया गया, वो कब बनाया गया, 1998 में बनाया गया। अब इसकी प्रमुख सिफारिशें की थी, पहली तो SLR CRR को कम करना, निजी बैंकों को अनुमति देना, और क्या है, निजी बैंकों को जो ऑटोनॉमी प्रदान करना, बैंकों को स्वायत्तता प्रदान करना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, दूसरे में क्या किया गया, दूसरे में क्या किया गया, एनपीए, एनपीओ को कम करने का उपाय बताया गया, SLR CRR यहाँ कम करना है, यहाँ एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसिड, जैसे जो लोन ले लेता नहीं जमा करता, ठीक है, तो एनपीए को क्या करना है, कम करना है, इसका काम है, ठीक है, एनपीए को, ठीक है। और मजबूत, दूसरी बार का ये है मतलब सिफारिश दी है एनबी, दूसरा क्या है, मजबूत बैंकों का क्या करना, मर्ज कर देना, तो मर्जर क्या था, मजबूत बैंकों का मर्जर कर देना, ठीक है। तो बस यही आपका उत्तर, ठीक है। तो तीसरा एक और था, क्या बैंकिंग प्रणाली को प्रतिस्पर्धी बनाना, मतलब उसमें कंपटीशन लाना बैंकिंग प्रणाली में, ताकि ज़्यादा सही हो, ठीक है, तो एनपीए कम करना और मजबूत बैंकों को मर्जर कर देना और बैंकिंग में कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ा देना, ठीक है, तो ये याद रख लेंगे, ये SLR CRR कम करना पहले में 91 में हुआ था, ठीक है, दो बार ये आई थी समिति, नरसिम्हा समिति, जो बैंकों से रिलेटेड है, ठीक है। तो आई होप आपको याद, तो अगर थोड़ा सा बता देता हूँ आगे ना, तो याद हो जाता है पर आपको, ठीक है।
भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ था वह है, ठीक है। भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ था वो क्या है, बताइए। भारत में वो प्रथम उद्योग क्या है जिसका विकास हुआ, तो भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ था वो कुटीर उद्योग है। कुटीर उद्योग है जिसका प्रथम बार क्या हुआ था, जिसका प्रथम बार भारत में ये विकास हुआ था, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कुटीर उद्योग। नहीं, देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से सही सूची बताइए। अभी देखिए, अभी हम ये इसको पढ़ाए हैं। कह रहे हैं एसडीजी फर्स्ट यहाँ पर, तो इसमें क्या क्या रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। एसडीजी वन जो कहता है शून्य गरीबी से, तो शून्य गरीबी हमने पहला वाला ही बताया था कि शून्य गरीबी पहला ही वाला है। तो शून्य गरीबी याद रख लेंगे पहला, तो पहला क्या है, गरीब, तो पहला आपको गरीब नहीं होना है, ऐसे याद कर लेंगे, पहला गरीब नहीं। दूसरा क्या आ रहा है, शून्य भुखमरी, ये भी सही है, तो गरीब नहीं होंगे तो भूख भी नहीं रहेगी। तो दूसरा क्या है, भुखमरी, ये भी सही है, ये भी सही है। एसडीजी तीन हमने क्या कहा था, हेल्थ कहा था। हेल्थ में कितने अक्षर आते हैं, तीन अक्षर आते हैं, तो तीन अक्षर आते हैं। तो जो तीन अक्षर आते हैं, तो यहाँ लैंगिक समानता कौन है, लैंगिक समानता पांचवा होता है, ये आपका हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है। तो याद रख लेंगे, गुड हेल्थ एंड वेलबींग आपका तीसरा है। चौथा का एसडीजी चार क्या कर रहा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तो एकदम आपका सही है, ये क्या है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। तो इतना आपको याद करना है। चलते हैं हम नेक्स्ट, देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। कह रहे हैं भारत के जो राष्ट्रपति हैं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं, कौन सा वो आर्टिकल है ये आपको बताना है। तो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 148 है। तो याद रख लेंगे कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 148 है, जहां पर क्या करते हैं, भारत के जो राष्ट्रपति हो, तो भारत के राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये ही याद रखना होगा कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं ये 148 के तहत, 148 याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 90 नंबर क्वेश्चन क्या है, मानक आईओटी आर्किटेक्चर में कितनी परतें होती हैं। कह रहे हैं मानक आईओटी में कितनी परतें होती हैं, ये बताना है। तो मानक आईओटी आर्किटेक्चर में कितनी परतें होती हैं, पांच परतें होती हैं। याद रख लेंगे कितनी परतें होती हैं, पांच परतें होती हैं मानक आईओटी में, कितनी, पांच परतें होती हैं। कह रहे हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत निम्न में से कौन सा युग्म क्या है, कौन सा युग्म आपका गलत युग्म है, ये बताना है। तो भदोही में क्या मिलता है, भदोही में कालीन, आपको ये याद होना चाहिए, भदोही में कालीन। कन्नौज में इत्र, एकदम सही है। फिरोजाबाद में क्या है, कांच के आपके सामान मिलते हैं। लखीमपुर खीरी यहाँ करें, तो लखीमपुर खीरी में पीतल नहीं, पीतल आपको मुरादाबाद में मिल जाता है, मुरादाबाद में आपको पीतल मिल जाता है। लखीमपुर खीरी में क्या मिलता है, तो लखीमपुर खीरी में जनजातीय हाथों से शिल्प जो बनाए जाते हैं, तो जनजातीय लखीम जातीय हस्तशिल्प, हस्तशिल्प ये याद रख लेंगे। तो लखीमपुर खीरी में जनजातीय हस्तशिल्प, फिरोजपुर में फिरोजाबाद में कांच उद्योग, कन्नौज में इत्र, भदोही में कालीन, ठीक है। तो भदोही में क्या है, कालीन। एक औरैया पूछा जाता है, औरैया बहुत बार पूछा जाता है, तो औरैया में देसी घी याद रख लेंगे, देसी घी। अयोध्या में याद रख लेंगे, क्या याद रखेंगे, अयोध्या में आपका गुड़ याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद रख लेंगे। अयोध्या में गुड़, औरैया में देसी घी, ठीक है, शुद्ध देसी घी औरैया, ठीक है, ये याद रख लेंगे, ठीक है। क्या, औरैया में शुद्ध देसी घी, अयोध्या में गुड़, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। कह रहे हैं निम्नलिखित पाई चार्ट की पुस्तक को प्रकाशित करने के लिए व्यय का प्रतिशत विवरण दर्शाता है। तो ये देखिए कह रहे हैं, अब इसमें कह रहे हैं यहाँ पर, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये आपका क्वेश्चन आपको इधर है, ठीक है। कह रहे हैं यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए, कह रहे हैं पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए मुद्रण लागत के रूप में क्या करें, मुद्रण लागत के रूप में
30,600 करोड़ का भुगतान करना पड़ता है। करें मुद्रण लागत के रूप में 30,600 करोड़ का भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, एक मिनट, मैं आपको पहले ये वाला जो है, ये वाला, इसको मैं इस साइड लेते आता हूँ। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा एक ही साइड में देखने में। ठीक है, यहाँ नीचे लेते आता हूँ। हाँ, import, अब यहाँ, अब आपको थोड़ा सा दोनों ही दिख जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं कि मुद्रण लागत के रूप में 30,600 का भुगतान करना, इन पुस्तकों के लिए भुगतान की जाने वाली कागज की लागत कितनी होगी। अब हम कह रहे हैं मुद्रण की लागत, तो मुद्रण की लागत यहाँ कितना है, 20%। उतना दिया कितना गया, 30,600। तो हम अगर ऐसे कहते हैं कि अगर 20% दिया गया है, कितना दिया गया है, 30,600 दिया गया है हमारा। मुद्रण की लागत ये दिया गया है, और ये कितना, 30 है, 20% हमारा 30,600 दिया गया है। तो कह रहे हैं कागज की लागत कितनी होगी। ये क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, सिंपल ही है। कह रहे हैं कागज की लागत, तो कागज की लागत यहाँ कितना है, 25%। तो कह रहे हैं जब अगर 20% 30,600 है, तो 25% कितना होगा। तो ये कितना होता है, इतना ये लिख दीजिए यहाँ पर, 30,600 हमेशा ऐसे लिख देना चाहिए। फिर 20% आपको नीचे लिख देना है। ठीक है, 20, ये वाला हमेशा नीचे आ जाता है, और ये वाला ये इसके बगल में चला जाता है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब सॉल्व करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, ये जीरो काट दीजिए, ये कट गया। ठीक है, ये जीरो कट गया, और इधर कितना आ जाएगा, इधर आपका 15 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, 15 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको गुणा कर दीजिए, तो गुणा करने पे जब कितना आ जाएगा, 5, और ये 5 शून्य शून्य, ये शून्य हो जाएगा, और आपका 153 गुणे 25 कर देंगे तो कुल सब कितना आ जाएगा, 38,250। ठीक है, 38,250 होगा। तो कागज की लागत कितना होगा, ये नोट कर लीजिएगा। कागज की लागत 38,250 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 38,250। अगर देखिए, आप तो ऐसे सोच लीजिए, जब 20% आपका 30,600 तो 25% तो ज्यादा होगा ये, तो 38,250 हो जाएगा ये। तो यही पूछा गया है, एक का दिया गया है, एक का निकालना है बस। अब इसी में एक क्वेश्चन और बनता है, इसको अभी बाद में करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये आपका, ये यहाँ कह रहा है कि यदि प्रकाशक को मुद्रण की लागत के रूप में 30,600 है, तो अभी हमने कहा है कि मुद्रण की लागत क्या है, 30,600 है, भुगतान करना पड़ता, तो कागज की लागत मुद्रण के मध्य अनुपात कितना होगा। तो कागज की लागत वाला अभी हमने क्या किया है, उसको निकाला है, कितना, 38,250 निकाला है। तो 38,250 हम क्या है, 38,250 यहाँ अनुपात लिख देंगे। बस यही आप काट पीट दीजिए, क्या है, ये आप काट पीट दीजिए, आपका क्या होगा, आंसर यहाँ पर आ ही जाएगा। तो 38,250 करें किसका, इसमें कह रहे हैं ये मुद्रण की लागत और कागज की लागत के मध्य अनुपात। तो ये वाला हटाइए, ये भी हटा दीजिए आपका। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15, 30 हो जाएगा, 15, 30 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 से काटिए, इसको ऐसे ना काटिए। ठीक है, ऐसे ना काटिए, 5 से काटिए, ज़्यादा सही रहेगा। 5 6 30, और कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, 5 एक्के 5, 5 दुनाई, 5 एक्के 5, ये हो जाएगा 5 दुनाई 10। ठीक है, 612 हो जाएगा, और 5 सत्ते 35, इधर हो जाएगा 2, 5 सत्ते 35, 3 38, 5 6 30, और 5 सत्ते 35, और 3 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, इधर 3 आ जाएगा, 5 छक 30, इधर 55 25। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो गया, 612 और 765। अब इसको किससे काटेंगे, तीन, एक, 3 दुनाई 6 और 3 चौक 12, तो ये 204 हो गया। अब इधर किधर काटेंगे, तो इधर काटेंगे, 3 एक, 3 दुनाई 6
और 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 255 और 204। ठीक है, तो यहाँ कर रहे हैं कागज की लागत कितना है 255, तो 255 आगे लिख दीजिए। और कह रहे हैं तथा मुद्रण की लागत कितना है, इतना था, तो ये 204 इसका हो जाएगा, तो 200 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 225 और 204, वो सॉरी 255 हो जाएगा, 255 और 204, तो ये 255 और 204, ये इधर देखिए 255 204। पहले क्या कर रहे हैं, पहले कागज की पूछ रहे हैं, फिर मुद्रण की पूछ रहे हैं, तो कागज की पहले कौन सा था, कागज की आपका यहाँ पर ये वाला था। ठीक है, बाद में 25 वाला कागज का था ना, मुद्रण वाला तो यही था ही। तो दोनों में देखिएगा पहले कौन कर रहे हैं, नहीं तो इस दोनों में ये तो होगा नहीं, इसी दोनों में कंफ्यूज हो जाइएगा, पहले कागज कर रहे हैं फिर मुद्रण कर रहे हैं, तो 255 ये यही होगा। ठीक है आपका, अब देखिए यहाँ हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, ये तो ये हो गया। अब कह रहे हैं पुस्तक पर रॉयल्टी और कागज की लागत से कितने परसेंट कम है। कह रहे हैं जो पुस्तक की रॉयल्टी है ये किसके कितने परसेंट कम है। एक मिनट आपको यहाँ पर रोकना चाहता हूँ ताकि हाँ, अब यहाँ पर आपका देख जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बताइए, यहाँ करें पुस्तक की रॉयल्टी कागज की लागत से कितने परसेंट कम है, ये बताना है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए रॉयल्टी कहाँ है, तो रॉयल्टी यहाँ पर 15 है, तो रॉयल्टी यहाँ लिख दीजिए रॉयल्टी। ठीक है, और यहाँ कह रहे हैं कागज की लागत, तो यहाँ लिख दीजिए कागज की लागत, कागज की लागत। ठीक है, अब देखिए परसेंट में पूछ रहा है ना, तो परसेंट पूरा ऐसे लिख दीजिए 15%, और इधर क्या लिख देंगे, कागज की कितना है तो 25% होती है, यहाँ पर आपको 25% लिख दीजिए। करें कितने परसेंट कम है, करें कितने परसेंट कम है, तो यहाँ पर जब ये परसेंट परसेंट तो कट ही गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ 5 आएगा, 5 से जब काटेंगे। ठीक है, अब कितने परसेंट कम है, करें कागज की लागत से, कागज की लागत से कह रहे हैं, इसकी लागत से ये कितना कम है, तो 5 से 3 कितना 2 कम है ना, तो 2 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, 3 लिखेंगे कि या 5 लिखेंगे। करें कागज से कितना, मुझसे कितना कम है, तो हमसे जैसे मैं हूं और कोई और है, तो मुझसे कितना कम है ना, तो इसी से कितना कम है जिससे बोला जाए। करेक्ट, जहां से लिखा रहे, जैसे लिख रहे हैं कागज की लागत से ना, इसी के नीचे है ना, तो से ना वही वो नीचे रहेगा, से वाला हमेशा नीचे। अब कह रहे हैं कितने परसेंट कम है, तो परसेंट के लिए 100 लगा देंगे। ठीक है, बस। अब देखिए 40% कम है, 40% लगा दीजिए, बस 40% कम है, सिंपल ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या करा। अब यहाँ पर भी हम उसको लेकर आते हैं ताकि आपका समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या करा है, अब यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि जिल्द साज बाइंडिंग पर किए गए व्यय के अनुरूप क्षेत्र का केंद्रीय कोण बताना है। बाइंडिंग पर, तो बाइंडिंग क्या है, बाइंडिंग कितना है, बाइंडिंग लागत 20 है, तो हम याद रख लेंगे, पहले हम 20 लिखेंगे, 20% लिखा गया है, तो परसेंट हम नीचे उतार देंगे। ठीक है, अब यहाँ करें 20% लिखा गया, तो 20 जैसे 20% लिखा रहता है तो गुणे 1/100 ऐसा है ना, तो 20/100 हो गया। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि केंद्रीय कोण पूछ रहे हैं, तो जब केंद्रीय कोण पूछे, तो कोण जब कहे, जब कोण कह दे, तब हमेशा कोण को इसी के बगल में लिखा करिए। तो 360 जब भी कोण कहे तो हमेशा बगल में लिखा करिए, क्या लिखा लिखा करेंगे, हमेशा बगल में ही लिखा करेंगे। तो केंद्रीय कोण 20/100 अपे बटे 360। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये 36 दुना क्या हो जाएगा 72, तो याद रख लेंगे 72 हो जाएगा। ठीक है, तो 72 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, केंद्रीय कोण हो जाएगा। तो याद रख लेंगे कितना हो जाएगा, केंद्रीय जब कोण पूछे तो हमेशा इसको लेके इसको 360 से गुणा कर देना है बस। ठीक है, और परसेंट वाला 20 वाला नीचे रख ही देना है, तो 72 हो जाएगा। तो यहाँ ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, कागज की लागत के केंद्रीय कोण बाइंडिंग की लागत के केंद्रीय कोण का अनुपात। अभी बाइंडिंग का केंद्रीय कोण का लागत कितना आप निकाले हैं ये बताइए, कोण कितना है, तो बाइंडिंग का 72 निकाले हैं, तो यहाँ 72 लिख दीजिए। ठीक है,
अब करें कागज के केंद्रीय कोण, ठीक है, अनुपात करना है। तो ये आपका बाइंडिंग का कितना है, तो बाइंडिंग का 72 है, और कागज ये यहाँ पहले कागज पूछा है ना, तो कागज यहाँ लिख दीजिए और बाइंडिंग यहाँ लिख दिए। बाइंडिंग का तो हम 72 निकाल लिए हैं, कागज का निकाल लेते हैं। तो कागज का केंद्रीय कोण यहाँ पीछे अगर हम देखेंगे तो कागज का कितना आ रहा, 25% है, ठीक है। तो यहाँ 25 लिख के परसेंट है, परसेंट को नीचे लिख देते हैं, और यहाँ केंद्रीय कोण पूछ रहा है तो हमेशा 360 से डिवाइड करेंगे। ये इसको हटा गया, तो ये कितना हो जाएगा, 5 दुनाई 10 पचमम 25, ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 पंचे क्या हो जाएगा, 90, ठीक है। तो 90 अनुपाते 72, 72 अनुपाते 90 नहीं होगा, पहले कागज पूछा है, 25% वाला पहले पूछा था, ठीक है। तो पहले 25% वाला पूछा था, ठीक। बाद में 20%, 20% बाइंडिंग था। तो 90 और 72 इसमें कितना हो जाएगा, 18 पंचे 90, 18 चौक 72, 5:4 हो जाएगा। इसमें सिंपल से सिंपल काट लिया करिए, ठीक है, जहां तक कटा रहे तो 5:4 हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं, नहीं देखते हैं। कह रहे हैं ये तो हो ही गया 95 96। अब यहाँ पर देखते हैं, कह रहे हैं कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष क्या होगा। कह रहे हैं कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि क्या होगा। अब देखिए ये आपका जो कच्चा ऊन है ये दिया गया है। अब देखिए यहाँ तो वृद्धि हुआ नहीं तो घटा है, तो ये तो हम लेंगे ही नहीं। ये ना इसको लेना है ना इसको लेना है, यहाँ लेना है ये वाला, ठीक है। ऑप्शन में देखिए ये 16 17 है तो 16 17 है, तो यहाँ 51 से 53 हुआ है। क्या हुआ है, हम कह रहे हैं कि 2016-17, पहले इसको यहाँ पर कितना है, 16-17, अच्छा 16 यहाँ पर क्या है, 15-16 है, ये नहीं तो 15-16 हम लेंगे क्यों, तो इसको भी नहीं लेना है हमको। क्यों, क्या करना है इसको, क्योंकि 15-16 ऑप्शन में ही नहीं है तो हम 15-16 लेंगे ही नहीं। हमारा डायरेक्ट आ रहा है 16-17, ये तो हम ले सकते थे कि यहाँ थोड़ा बड़ा है 2 अंक, लेकिन नहीं लेंगे क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं। 16-17 है तो ये सी वाला अब हम चेक करेंगे, सी वाला कितना बढ़ा है। तो अगर हम देखते हैं 65 से कितना, ये कितना हुआ है, ये 53 से कितना हो रहा है, 65 हो रहा है। तो 53 से 65 में कितना है, जब 53 से 65 हो रहा है तो लगभग कितना हो रहा है, तो 12 हो रहा है। तो यहाँ 12 लिख दीजिए, ऐसे लिख दिया करिए। अब हम कह रहे हैं 17-18, 65 से 76 हो रहा है, तो 65 से 76 कितना होता है, तो 65 से 76 इधर कितना होता है, 17-18 में 11 हो गया, इधर भी बढ़ गया, यहाँ पर 11 बढ़ गया, यहाँ 12 बढ़ गया, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं 20-21, 20-21 कहेंगे, 20-21 यहाँ देखिए यहाँ भी बढ़ रहा है। तो 20-21 में कितना बढ़ रहा है, तो 20-21 में सिर्फ अब 8-5-13, तो 5 ही तो बढ़ रहा है, सिर्फ यहाँ 5 बढ़ रहा है। तो 20-21 में कितना 5 बढ़ गया, 19-20, 19-20 में ये। अब ये वाला देखते हैं 58 से 68, यहाँ 10 बढ़ गया सीधे, तो यहाँ पर आपका 10 बढ़ रहा है। तो कह रहे हैं उच्चतम वृद्धि किस वर्ष का था, तो उच्चतम वृद्धि कौन सा था, 16-17, सी वाला आंसर आपका सही होगा। पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितना बढ़ा गया है। तो पहले 4 वर्षों की तुलना में अंतिम 4 वर्ष, तो पहला 4 वर्ष जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर ठीक है, एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, तो पहले 4 वर्ष जोड़िए यहाँ पर। तो पहले 4 वर्ष कितना जोड़ेंगे, 56 जोड़ेंगे, तो 56 जोड़ लीजिए, ठीक है। तो 56 जोड़ लिए, फिर 51 जोड़ लिए, ठीक है, 51, फिर 53 जोड़ लिए, फिर 65 जोड़ लिए। सब जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 225 मीट्रिक टन आ जाएगा। फिर अंतिम 4 वर्षों, 1 2 3 4, तो ये हो गया। अब इसको चारों को जोड़ लीजिए, इसको चारों को जोड़ लेंगे, फर्स्ट 4 हो जाएगा, फर्स्ट 4 ये हो गया, और सेकंड 4। अब सेकंड 4 में क्या करेंगे, 76 58 68 प्लस 73, ठीक, इसको जोड़ने पे इसका 275 आ रहा है, ठीक है, इसका 275 आ रहा है। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पूछा क्या गया, तुलना में अंतिम 4 कच्चे ऊन के उत्पादन में कितना परसेंट बढ़ गया, कितना बढ़ गया, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा है, तो यहाँ से यहाँ पे आप देखेंगे 50 बढ़ा है। 225 में 275 जोड़ेंगे तो 50 में अगर 50 जोड़ेंगे तभी 275। अब किससे बढ़ गया है ये देखना है, तो हम कह रहे हैं किससे बढ़ गया,
से आ रहा है ना, तो जहां पर से आए उसको नीचे, ठीक है। किससे बढ़ गया है, तुलना किससे बढ़ा है, तो 225 से बढ़ा है ना, तो जिससे बढ़ा रहे गुणे 100, आज आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको मत काटिए, इसको ऐसे रहने दीजिए, 2 अंक पे लगा दीजिएगा, करिएगा। 5 दहम 50, 5 चौक 20, पचवम 25, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाँ, 10/45, तो यहाँ या एक जीरो और कर दीजिए, तो ये 45 दुनाई क्या हो जाएगा 90, फिर 45 दुनाई 90, तो 2 अंक पे 22.22% आ जाएगा, ठीक है। तो याद रख लेंगे 22.22% आ जाएगा, तो 22.22%। चलते हैं, देखते हैं हमारा क्या है। कह रहे हैं कि 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन कितना था, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन कितना था, ये बताना है। तो जब औसत उत्पादन पूछे तब क्या करिए, आठों को जोड़ दीजिए, अब नीचे 8 से भाग कर दीजिए, कितना, 56, 51, 53, 65, 76, 58, 68 है, +73। अब इसको जोड़े देंगे, पूरा कितना है, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, अब किससे, 8 से अगर भाग दे देंगे तो औसत पूछता है, तो वही औसत उत्पादन कितना होगा, जब ये पूरा कितना हो जाएगा, 500 हो जाता, 500/8, बेटा कितना हो जाएगा, 8 छक 48, ठीक है, 8 छक 48, 2, 8 दुनाई 16, ठीक है, 62.5 हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम परसेंट घटत किस वर्ष था, करें कौन सा ऐसा वर्ष है जहां, अभी पहले वाला जब क्वेश्चन पूछे थे अधिकतम बढ़त पूछा था, करें अधिकतम घटत बता दीजिए कौन सा था, ये बताना है, अधिकतम घटत कौन सा था। तो यहाँ पर बताइए, करें तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम परसेंट घटत कौन सा था, तो याद रख लेंगे कौन सा घटक था यहाँ पे, तो 2000 उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम परसेंट घटत, तो यहाँ पर कह रहे हैं, ये पहले देखते हैं यहाँ पर, 14 डी वाला देख, 14-15 में कितना घटत था, ये यहाँ 51 है, ठीक है। ये क्या पिछले वर्ष की तुलना में ये घटत है, हाँ 51 है। और यहाँ पर देखते हैं, और कहाँ है पिछले वर्ष की तुलना में घटत, यहाँ पे है, तो ये 18-19 में भी घटत है, तो 18-19 में भी घटत कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे जब ये यहाँ पर 18-19 में 18%, ये 18 हो, ये तो 18 घटत हो जाएगा, क्योंकि 76 में से 58 घटेंगे, 18 हो जाएगा ना, और इधर कितना हो जाएगा, 56-51, यहाँ 5, तो यहाँ 5 घटत है, यहाँ 58 घटक घटत है, ठीक है। तो कहाँ पर अधिकतम तुलना में, मतलब पिछले वर्ष की तुलना में कहाँ ज्यादा घटत हुआ है, तो ज्यादा घटत कहाँ हुआ है, यहाँ पर ज्यादा घटत हुआ है, तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, 18-19 में, ऐसे ही लगा दीजिए, चाहे जोड़ घटा के कर दीजिएगा, ठीक है। कितना, ऐसे लगा दीजिएगा, 18 कहाँ से घटत हुआ है, 76 से, गुणे 100 कर दीजिएगा, ये जोड़ेंगे कितना आ जाएगा वो लिख दीजिएगा, ये वाला घटत कितना है, करेंगे 5 घटत हो रहा, कहाँ से घटत हो रहा है, 56 से घटत हो रहा है, गुणे 100 कर दीजिएगा, ये जितना आ जाएगा, ठीक है। इसका लगभग 8 आ जाएगा, इसका लगभग 20 आ जाएगा, तो आपको ऐसे ही पता चल रहा है घटत इसमें ज़्यादा है, बस कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आपका कौन सा हाँ, औसत वाले में कौन सा आंसर था, 62.5 था ना, ये वाला आंसर था 62, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। अब ये एक बार, 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के कच्चे ऊन का उत्पादन था। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कच्चे ऊन, तो 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन कितना था, 51, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। और 2000 कितना, 19-20 में, 19-20 कहाँ है, यहाँ पर 68 है ना, तो 68 याद रखेंगे, कितना याद रखेंगे, 17×3 = 51, 17×4 = 68, 3:4, तो 3:4, बस इतना याद रखना है। 100 क्वेश्चन आपका हो गया, तो 1 घंटे 28 मिनट में लगभग आपका यह 50 क्वेश्चन करवाया हूँ, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाता हूँ, नहीं तो 1 घंटे में ही मैं करवा दूँ, ठीक है, लेकिन डिटेल में पढ़ाना जरूरी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और आपके लिए ऐसे वीडियो बनाने के लिए, ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।